वक्त हो चला है आगे के रोड मैप बनाने का और हम सब इस मौके पर सोचते हैं कि क्या करना है और किन चीजों से बचना है। ऐसे में हमारे जनप्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी और थोड़ी सी और बढ़ जाती है। और तो आज हमारे साथ कुछ विधायक जुड़ेंगे, वो खुद बताएंगे कि अपने अपने क्षेत्र के लिए नए साल में क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, किस तरीके से वो आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये खास है, ये आपके लिए जानना समझना भी खास है और यही वजह है जिस वजह से हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, ताकि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वे क्या सोचते हैं नए साल में, उनका क्या प्लान है, आने वाले वक्त में आपको कैसी तस्वीरें नजर आने वाली हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों से और समझेंगे कि 2025 को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और संवारा कैसे जा सकता है। बेसब्री से इंतजार तो है, लेकिन सिर्फ नए साल का ही इंतजार नहीं है, बल्कि बेहतर सौगातों का इंतजार है। जहां सड़कें नहीं हैं वहां बेहतर सड़कें बने, अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर मिले, स्कूलों में शिक्षा बेहतर मिले, हर एक इंसान को रोजगार मिले और जनप्रतिनिधियों के सामने जो ये जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल जो 10 मुद्दे हैं और कितनी सड़कें मिल रही हैं, बिजली कितनी पहुंच पा रही है, पानी की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, क्या घर घर नल पहुंच रहा है, कानून व्यवस्था देखिए बेहद ही ज्वलंत मुद्दा है, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और महंगाई तो जिस तरीके से आसमान छू रही है, और रोजगार को लेकर भी कितने युवा परेशान हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरीके से आगे की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से प्लानिंग यहाँ पे रहने वाली है, उन तमाम सवालों के जवाब हम जनप्रतिनिधि से पूछने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, महंगाई, रोजगार, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो खास हैं और इन पर बेहतर तरीके से नजर बनाने की जरूरत है। क्योंकि हम और आप अगर चर्चा करते हैं, हम और आप अगर इन मुद्दों को उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने ये चीजें और बेहतर तरीके से नजर आएंगी, उन्हें नजर आएगा कि कहां किस चीज की जरूरत है। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं जो कि बुरहानपुर से है। क्या है दीपिका, वो बताया। बिल्कुल, बुरहानपुर का एक स्कूल इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। बिरौदा गांव के इस स्कूल को छोड़कर कभी बच्चे जो है दूर दूसरे स्कूल में जाते थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स की बदौलत ने न सिर्फ इस स्कूल की सूरत बदली है, बल्कि आज इस स्कूल में छात्रों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शिक्षकों का प्रयास, छात्रों का विकास। बुरहानपुर जिले के सरकारी स्कूल की चर्चा हर तरफ हो रही है। बिरौदा गांव के सरकारी स्कूल के छात्र पढ़ाई के लिए कभी बुरहानपुर जाते थे, लेकिन इस स्कूल के टीचर्स की बदौलत न सिर्फ स्कूल की सूरत बदली, बल्कि छात्रों की संख्या में भी इजाफा होने लगा। बिरौदा गांव के सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं की कक्षा में गणित और जीव विज्ञान का विषय नहीं था, जिसके चलते स्कूल के 32 स्टूडेंट्स गांव से 12 किलोमीटर दूर बुरहानपुर पढ़ने जाते थे। ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल दिलीप चौधरी ने इसे बदलने का बीड़ा उठाया और उन्होंने टीचर्स के साथ मिलकर एक टीम बना ली, जिसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा में गणित और जीव विज्ञान के दोनों विषय शुरू किए गए। पहले सर ये स्कूल में बच्चे आते थे जरूर, लेकिन उसमें क्या होता था कि यहाँ के बच्चे बुरहानपुर जाते थे पढ़ने को, तो सर यहाँ पर आते से उन्होंने मतलब मानसिकता ऐसी, हाँ मानसिकता ये थी कि भाई यहाँ पढ़ाते नहीं थे, ऐसा जो भी ये था वो मैटर था। लेकिन अब सर ने जब से ये स्कूल ज्वाइन की तो उससे यहाँ पर और सभी टीचर स्टाफ ने अच्छा कार्य किया, और यहाँ से जो बच्चे बुरहानपुर पढ़ने जाते थे तो उनको भी प्रेरित किया कि भाई हम बाहर मत जाओ, अपने सिटी में नहीं मत जाओ, और गांव में यहाँ पर अब हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाए। तो उन बच्चों ने भी 35 बच्चे थे बाहर जाने वाले, उन बच्चों ने सर की बात सुनी और यहाँ पर अभी वो पढ़ रहे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। स्कूल में 3 दिवसीय रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के चित्रकारों के साथ साथ
स्कूल के छात्र भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर स्कूल की बेरंग दीवारों को अपनी अभिव्यक्ति से रंग दिया। स्कूल की सूरत और सीरत बदली तो पेरेंट्स का भी विश्वास बढ़ा। सर मैंने पहली से 8वीं तक की पढ़ाई सरस्वती में की है, फिर 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई 9वीं 10वीं क्लास मैंने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में की, फिर 11th और 12th अभी 12th में हूँ मैं। 12th की पढ़ाई हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कार्यरत कर रहे। हाँ लोग बोलते हैं, लेकिन पापा बोलते थे कि बेटा जो करना है तुझको करना है, कभी तुझे प्राइवेट स्कूल में भी डाला, तुझे कभी पढ़ाई में लगन है तो तू वहाँ पर भी मन लगा के करेगा और अपना 100% देगा, और कभी सरकारी स्कूल में भी करेगा पढ़ाई। जैसे जो भी अभी तक महान पुरुष हुए वे भी सरकारी स्कूल से ही पढ़कर हुए। सर हमारे स्कूल में डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे श्री प्रिंसिपल सर जी भी डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान देते हैं, और जो हमारी गलतियां हैं उन्हें हमें बताकर बोलते हैं कि पुनः न दोहराए। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ये स्कूल में पढ़ता हूँ और यहाँ के टीचर स्टाफ बहुत अच्छे हैं। मैंने 6वीं में यहाँ पे एडमिशन किया। जब मैंने यहाँ पे एडमिशन किया तब लॉकडाउन था। लॉकडाउन में मेरे 2 साल चले गए, फिर 8वीं से हमारी स्कूल खुली। जैसे जैसे हमारी स्कूल में हमारा वातावरण अच्छा होते गया वैसे वैसे हमने अच्छे अच्छे कार्य किए। सब बोल रहे थे कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ के बच्चे अच्छे नहीं है, वहाँ का अनुशासन नहीं है, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने जब भी इस स्कूल में एडमिशन किया और 1-2 साल बाद यहाँ का अनुशासन, जब 8वीं में यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा हुआ। शैक्षणिक भ्रमण, खेल कूद, रंगोत्सव नाम का कोई चीज हुई थी? हाँ रंगोत्सव। क्या मतलब उससे सीख मिली आपको? उससे हमने एक बार भी एक दीवार पर ब्रश पकड़ के पेंटिंग नहीं की थी, और जब हमारे प्राचार्य महोदय ने हमें ब्रश पकड़ाकर पेंटिंग करने के लिए एक वॉल दी तो हमने वॉल को पेंटिंग किया। कोई दोस्त भाई ऐसा बोलते थे इस स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो, बुरहानपुर जाओ, अच्छी स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई करो, इस स्कूल में क्या रखा है। लेकिन सर मेरे जो पापा है मतलब बोलते थे यहाँ पे पढ़ाई करके देखो कैसी है क्या है, तो हमने मतलब यहाँ इस स्कूल में आए। हमारा जो भी पूरे दोस्त थे हमने पूरी यही स्कूल में एडमिशन लिया। मतलब तब पढ़ाई नहीं थी यहाँ पे, मतलब कोई पढ़ाई का विषय नहीं था, मतलब पढ़ाई थी लेकिन यहाँ पे स्टाफ नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन जब से हमारे प्रिंसिपल सर दिलीप चौधरी सर जी आए तब से पढ़ाई मतलब एकदम मस्त है, और हमारे मतलब शिक्षा के और खेलकूद रंगोत्सव बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमको यह गर्व महसूस होता है कि हम इस स्कूल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरोदा में पढ़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हम इस स्कूल में अध्ययन कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के मतलब जो भी सर है स्टाफ है हमको हर विषय में मतलब एक ये करते हैं कि आपको क्या मतलब हर जो भी हमको गलती होती है वो बताते हैं, और हमें बताते जो भी गलती है हमको उस गलती को सुधारने के लिए बोलते हैं। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय कराएंगे आपका दिलीप जायसवाल से, जो कि मंत्री हैं और कोतमा से विधायक भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ दीपिका हैं और मैं अमृत। जी दिलीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, क्योंकि देखिए एनडीटीवी की तरफ से लगातार पॉजिटिव खबरें दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके जीवन में भी जो है पॉजिटिविटी बनी रहे। बतौर मंत्री, बतौर विधायक, आपकी तरफ से क्या कोशिश अपने क्षेत्र के लोगों के लिए रहेगी ताकि उनके जीवन में भी पॉजिटिविटी बनी रहे? निश्चित तौर पर मैं अपने क्षेत्र के समुचित विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं, और इसके लिए मैं अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी सरकार में मुझे जगह दिया, मंत्री बनाया। और उसके बाद मैं क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की जन सुविधाओं के लिए जब भी जो भी मैंने बात रखी उसको पूरा उन्होंने मुझे सहयोग किया उसको पूरा करने में। जैसा कि बताना चाहता हूँ, कभी 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी अनूपपुर आए थे। उस आगमन पर हमने जितने भी उनको मांग रखा, जिले के विकास के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी, वो सारी चीजों को उन्होंने अपने घोषणा किया और उनमें इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसे कि हमारे कोतमा में बहुत दिन से मांग था कि यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो एक सिविल हॉस्पिटल, 100 बिस्तरी हॉस्पिटल बने, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। साथ ही कोतमा, अनूपपुर जब जिला बना था, अनूपपुर जिला बनने के साथ ही कोतमा सब डिवीजन बना था, लेकिन डिवीजन तो बन गया लेकिन वहां पर कोई भी डिवीजन अधिकारी नहीं बैठे थे, खाली राजस्व को और पुलिस का छोड़ करके जी। उसके लिए भी हमने कहा
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी और वो भी घोषणा में आया और उसके लिए जमीन अच्छा, जो वादे पूरे हो गए हैं वो आप बता रहे हैं, लेकिन 2025 में ऐसा कोई 3 कमिटमेंट जो आपने जनता से किया है और उसको पूरा करने वाले, वो बताइए जरा। देखिए, मेरा जो कमिटमेंट है कि यहाँ पर रोजगार, उसके लिए हम लगातार उद्योग आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं विधायक था 2008 से 13, उस समय वेलस्पन कंपनी ने एक जमीन अधिग्रहण की थी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन फिर वो जमीन तो अधिग्रहण कर ली, फिर उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया उसने। वो जमीन अभी अडानी जी को बेच दिया है। अडानी जी से लगातार हमारी बातचीत उनके अधिकारियों कर्मचारियों से होता रहता, उनको हमने पत्र भी मेल किया था और उसके बाद से हलचल शुरू हुआ है और बहुत जल्दी यहाँ पर एक बड़ा पावर प्लांट खुलेगा जो मेरे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक सौगात होगा। जी बिल्कुल दिलीप जी, आपके ख्याल, आपके विचार काफी अच्छे हैं और आपके पास फिर से आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रामनिवास शाह सिंगरौली से विधायक। बहुत बहुत स्वागत है रामनिवास जी आपका। हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी भी हैं और आपसे जरा समझना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। 2025 को लेकर क्या विजन है, क्या कुछ आपने सोचा है कि 2025 में क्या कुछ नया करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? नमस्कार सभी को, नमस्कार दिलीप भैया को भी नमस्कार, माननीय मंत्री जी को, साथ में एनडीटीवी परिवार को। जी, सिंगरौली विधानसभा में नए प्रोजेक्ट के तहत अभी जो अनुपूरक बजट आया, इसमें 365 करोड़ के बाईपास सड़क का निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे 2024 में ही 2008 में सिंगरौली जिला बना, तब से लगातार सिंगरौली का विकास हो रहा है। तहसीलें बढ़ रही हैं, थानों का नए उन्नयन हो गए हैं, क्षेत्रों का परिसीमन के आधार पर इस क्षेत्र को सांस्कृतिक विरासत सिंगी ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा रेहन डैम है, जिसके माध्यम से अदानी पावर, रिलायंस पावर, जेपी पावर, ऐसे तमाम कंपनियों के लिए पानी मिलता है। और नॉर्दर्न कोलफील्ड जो मेनी रत्न कंपनी है भारत की, वो उससे कोयला प्राप्त होता है। एनटीपीसी के माध्यम से हम 11% पूरे देश को बिजली देते हैं। उस गति में हमारा काम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे इस बार जो कोयले का उत्खनन हुआ, उसमें भी जो मिलियन टन की स्थिति थी वो प्रगति पर है। ऐसे ही नए नए उद्योगों को लेकर अभी हमारे सिंगरौली जो जिला है, उसमें कई तरह के नए उत्खनन करने के लिए भी योजनाएं बनी हुई हैं। और इन्वेस्टर मीट के माध्यम से यहाँ तेल घानी पर काम करने के लिए, जहां बाबा रामदेव की कंपनी, वहीं बिरला की ओर से टाटा स्टील प्लांट के, ऐसे तमाम नए कार्य जोड़ने के आसार हैं, जिस पर काम चल रहा है। और आगे आप सबका मार्गदर्शन होगा, आपकी ओर से भी सुझाव आएंगे। रामनिवास जी, सिंगरौली प्रदेश की ऊर्जा धानी है, यहाँ के लोगों की ऊर्जा बनी रहे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बिजली जो है यहाँ से प्रदेश के तमाम इलाकों में आप लोग देते हैं, दूसरे राज्यों में भी देते हैं, इसी तरीके से लोगों का जीवन भी जो है रोशनी से सराबोर रहे, तो क्या कोशिश आपकी 2025 में रहेगी? प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं और सरकार, कंपनियां अच्छा प्रोडक्शन करके पूरे क्षेत्र को बिजली दे रही हैं और अधिक उत्पादन करेंगे। और उत्पादन है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जो अभी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, उस पर हम सबको मार्गदर्शन करी है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। तो अभी आपको बता दें कि एनसीएल निगाही परियोजना की ओर से बहुत ही बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया और केंद्रीय हमारे कोयला मंत्री ने उसका लोकार्पण किया। इस क्षेत्र पर भी काम चल रहा है। जहां से हमारे यहाँ कंपनी कोयले निकालती है, वहां पर हम लोग चाह रहे हैं ज्यादा एक्शन प्लान बना के कि हम लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से, जो जमीन खाली हो गई और वहां से कोयला निकल गया, मट्टी भर पड़ा है,
तो एक तरफ वृक्षारोपण, दूसरी तरफ हम सौर ऊर्जा का काम करने के लिए जी। प्रपोजल तैयार करके देश की सरकार की और प्रदेश की सरकार की ओर भेज रहे हैं। बिल्कुल रामनिवास जी, काफी अच्छे विचार हैं आपके, काफी अच्छी सोच है। दिलीप जायसवाल जी, आपने कोतमा का जिक्र किया, लेकिन बतौर मंत्री जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो पूरे प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ विजन है, क्या कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि नए साल में आप पूरा करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा विजन के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे शहडोल संभाग में भी 16 तारीख को इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है और उसके माध्यम से हम कई उद्योगपतियों को यहाँ बुला रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और यहाँ पर कई उद्योग लगने की अपार संभावनाएं हैं पूरे संभाग में, मेरे विधानसभा सहित अनूपपुर जिला व पूरे शहडोल संभाग में। हमारी सरकार की लगातार प्रयास चल रहा, देखेंगे आप कि हर संभाग में हम इन्वेस्टर मीट करके नए उद्योगपति आए जिससे लोगों को रोजगार मिले। इसी के साथ हमारा दूसरा विजन है कि हम पूरे प्रदेश को सौर ऊर्जा सोलर प्लांट लगा करके व किसानों को आने वाले समय में हम 1 लाख सोलर पंप भी देने जा रहे हैं कि जिससे कि यहाँ पर बिजली जो पावर प्लांट है उस पर हम निर्भरता को खत्म करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाए, किसानों को वो उस पर डिपेंड न रहे। इसमें भी चल रहा है हर दृश्य में, चाहे खेती हो, उद्योग हो, जो हमारे 4 जो मोदी जी ने तय किया 4 VIP, जिसमें युवा, किसान, मजदूर और महिला, उस पूरे क्षेत्र को ध्यान, उस चारों वर्ग को ध्यान में रख करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग काम कर रहे हैं मिल करके कि जिससे कि हम जो आने वाला जो विजन है, जो मोदी जी का विजन है, जो कि 2047 तक हम भारत को दुनिया में 1 नंबर बनाना चाहते हैं, उसको विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश का भी पूरा योगदान रहे। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी और के साथ इसके लिए मैं आपको बताना जी चाहता हूं एक बात, जी आपको दिलीप जी होगी जी कि जो जहां मैं रहता हूं कोतमा विधानसभा में, उसमें मेरा जो नगर है, मेरा जो गांव है, वो है बिजुरी जी। नगर पालिका क्षेत्र है जी। हम बिजुरी नगर पालिका अपने संसाधन से अभी हम 10 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाने जा रहे हैं बिजुरी में, नगर पालिका के उससे, बिजुरी नगर पालिका के ही संसाधनों से हम यहाँ पर स्टेडियम जी, इंडोर स्टेडियम जी, और इसी प्रकार से वाटर पार्क, स्विमिंग पूल। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि नए साल में आप जो चाहते हैं वो हो और जनता जो है जो उम्मीद करती है वो उम्मीद आप पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए दिलीप जी आपका। और हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, दीपिका। बिल्कुल, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति है, मनगांव से एमएलए हैं। इंजीनियर नरेंद्र जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा जो ये खास शो है इसी के लिए कि 2025 में आप लोगों के जीवन में क्या सकारात्मक चेंज लाना चाहते हैं, किस तरीके से आप लोगों का आगे का एजेंडा रहने वाला है, क्या प्लानिंग रहने वाली है। इसी के तहत, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है आप लोगों की, तो डबल बोनांजा लोगों को मिले यही उम्मीद करते हैं। तो उसके लिए क्या आप लोगों की प्लानिंग है? आप सभी को एनडीटीवी चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख और सुन रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम और जय श्री राम। जैसा कि आपने कहा, मैं मनगावा जिला रीवा से विधायक हूं और जो आने वाला वर्ष है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं उन्हें मैं नीचे उतारने के लिए प्रयासरत रहता हूं। बहुत सी योजनाएं हैं। विजन डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत कुछ विधानसभा का प्रस्ताव वहां पर भेजा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको कंटिन्यूअसली बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ पर है गढ़ और रामपुर सर्किल, वहां पर महाविद्यालय की आवश्यकता है शैक्षणिक जगत में। मैं चूंकि मैं इंजीनियर हूँ और बीई मैकेनिकल हूँ, तो मुझे शैक्षणिक जगत में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और इसके अलावा जैसे अपना महिला सशक्तिकरण का विषय आता है, तो कन्याओं के लिए भी महाविद्यालय की बहुत ही महती आवश्यकता है। और जो विद्यालय 8वीं या 10वीं, तो उनका भी उन्नयन करने के लिए विषय मेरे पास है। और स्वास्थ्य से संबंधित जहाँ तक विषय है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के जो डिप्टी सीएम है सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं प्रदेश शासन में, वो हमारे जिला रीवा के ही हैं। तो उनके निर्देशन में भी मैं उप स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है,
इनका उन्नयन और निर्माण करने की बात मैं विजन डॉक्यूमेंट में प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसके साथ ही साथ जैसे पर्यावरण भी एक विषय आता है कि हमको पर्यावरण को कैसे ग्रीन रखना है, और जो पानी की किल्लत है आने वाले समय में, जैसे अपन बोलते हैं जल ही जीवन है, उसके लिए लड़ाई होगी। तो कई ऐसे सरकारी तालाब हैं जिनका संरक्षण करने के लिए और सौंदर्यीकरण करने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया नरेंद्र है। जी, जिसमें आपका से एक- विजन एकदम क्लियर है, क्योंकि आप इंजीनियर भी बिल्कुल। है, युवा भी है, तो लोग आपसे ज्यादा उम्मीद करते होंगे। तो जिस बिल्कुल। तरीके से आपका विजन है, इसको टारगेट करने का कोई तो लक्ष्य होगा कि ये 6 महीने तक, 3 महीने तक इसे कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल, वो क्या है, विजन डॉक्यूमेंट में हम लोगों को अभी 4 साल के लिए जैसे वो रिक्वायरमेंट मांगी गई है, लेकिन उसको एक एक साल के अंदर हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है कि इस साल में इतना करेंगे, इस साल में इतना करेंगे। तो अभी नियर अबाउट मतलब ये जो 6 महीने का आपने जैसे टारगेट मांगा, तो जी। उसमें अस्पताल का उन्नयन और उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, पंचायत भवन के निर्माण, और साथ ही साथ मनगमा में एक ऐतिहासिक मलकपुर तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव मैंने रखा है। उसमें डीएमएफ से और अन्य मद से भी राशि उसमें आएगी। कलेक्टर मैडम से भी बातचीत हो गई, सीएम साहब से भी चर्चा हो चुकी है। इन सभी बातों को लेकर के मैं यहाँ पर प्रयासरत रहता हूँ, और ज्यादातर अभी जैसे वर्तमान में सम्मानीय मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जो अभियान चल रहे हैं, उसमें भी मैं जनता से रूबरू होता हूँ। आज मैं स्वयं 4 शिविर अटेंड करके आया, और वर्तमान में भी अभी आप देख रहे हैं कि मैं मनगमा के बीच में सेंटर में एक व्यापारियों की दुकान में बैठा हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं कि पीछे हमारे सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, और ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो एक दुकान है। मैं यहीं पर बैठा हुआ था और यहीं से मैं आपके इसमें एनडीटीवी में लाइव हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और नरेंद्र जी हमारे साथ रामनिवास शाह जी हैं। आपका हमने पहले जी। परिचय उनसे नहीं कराया। बहरहाल रामनिवास जी, इस वक्त अभी हम नरेंद्र जी की बात सुन रहे थे, और ऐसा लगता है जैसे युवाओं की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। हर नए साल के साथ युवाओं के सपने जो हैं वो बदलते हैं, वो बढ़ते हैं, वे कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो खासकर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए क्या कुछ कोशिश होगी आपकी? रामनिवास जी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये तो है ही कि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक चीजें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जीवन चलेगा, और शिक्षा अच्छी रहेगी तो देश और प्रदेश विकास की ओर चलेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ जहां बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार के लिए जितनी देश की सरकार की, चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, इनके माध्यम से लोन दे करके उसको स्वरोजगार की ओर जाने के लिए एक अभी नए सिरे से सिंगरौली में हम लोगों ने प्रारंभ किया है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सीएम साहब के मार्गदर्शन में और प्रभारी मंत्री जी के निर्देशन पर कि हम लोग उद्योगों को स्थापित करेंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को स्थापित करेंगे, और उससे हम बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार पैदा करके उनको स्वरोजगार देंगे। एम्प्लॉयमेंट के बहुत ही आवश्यकता है, उस क्षेत्र पर काम धीरे धीरे हम लोगों ने बढ़ाया। जी बिल्कुल, बहुत शानदार ख्याल हैं आपके और अच्छे विचार हैं, और उम्मीद करते हैं कि नए साल में सारी चीजें बेहतर हो। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, दीपिका। बिल्कुल, गजेंद्र यादव है, दुर्ग शहर से एमएलए हैं। गजेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि दुर्ग संभाग की अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये वीआईपी संभाग माना जाता है। गजेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि 2025 में लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव आ सके, एक वो भी वीआईपी जीवन व्यतीत कर सके, उसके लिए आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी? कोई 3 कमिटमेंट सर एनडीटीवी के माध्यम से जो आप पूरा करना चाहते हैं। दीपिका जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने इस न्यूज चैनल में बुलाया। मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सारे वर्ग के लोगों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और रहा सवाल दुर्ग की बात है, तो दुर्ग में हमने यहाँ युवाओं के लिए आने वाले समय में आईटी पार्क का प्लान किया है। बहुत जल्द दुर्ग में आईटी पार्क हो जाएगा, जिससे कि यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बाहर बेंगलोर और बड़े मेट्रो सिटी में जाते हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं कहीं उनको रोजगार मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में हमने नालंदा परिसर घोषित किया है। उसका निर्माण बहुत जल्द चालू होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पीएससी का रिजल्ट आया, उस पीएससी के रिजल्ट में रायपुर नालंदा के अकेले से 44 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उससे आप समझ सकते हैं कि सरकार का जो नालंदा योजना है युवाओं के लिए कितना काम आएगा, जिसमें नीट, जेईई
आईआईटी और पीएससी यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सरकारी खर्चे पे निःशुल्क ये व्यवस्था रहेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, खेल के दिशा में दुर्ग में हमने विजन 2025 को ध्यान रख के दुर्ग में आने वाले समय में हमारे एक रविशंकर स्टेडियम है, जहां 1993 तक वहां पे बड़े मैच हुआ करते थे। रवि शास्त्री जी से लेके सचिन तेंदुलकर तक उस मैदान में आके रणजी ट्रॉफी खेले हैं, फ्लड लाइट मैच हुआ है। उसको फिर से हमारी सरकार बीसीसीआई सहयोग से हम उसको नया बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में यहाँ के लोगों को, यहाँ के खिलाड़ियों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलने का मौका हमको मिले, उसे हम तैयार कर रहे हैं। और रहा सवाल विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, हम सारे काम करते करते हैं। देश का हमारा पहला राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पे 70 लाख महिलाओं को हम हर महीना 1000 रुपया मंथली हम देते हैं 70 लाख महिलाओं को। उसके बावजूद भी किसानों को हम पैसा दे रहे हैं, 3100 के दर से हम 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। किसानों काम कर रहे हैं, महिलाओं काम कर रहे हैं, और साथ साथ डेवलपमेंट के में मैं कहना चाहता हूँ, अकेले मेरे दुर्ग विधानसभा में हमने एक साल मुश्किल से हमारा गुजरा है, उस एक साल में हमने लगभग 83 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग मदों में हमने लाया है। मैं बताना चाहता हूँ, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हमने एक तरफ जहाँ किसानों के हित के काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित के काम कर रहे हैं, जो आपने 3 वादे एनडीटीवी के माध्यम से किए, 3 महीने के बाद हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, रिपोर्ट कार्ड लेंगे, और आगे का विजन आपका बेहद क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि वो विजन भी जो है पूरा हो। और साथ ही इंजीनियर नरेंद्र जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दीपिका, ऐसा लगता है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनके जो विजन है, इनके जो ख्याल हैं, इन्होंने जिस रोड मैप पे आगे बढ़ना है, आधे घंटे काफी कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद हम ज्यादा वक्त लेकर आएंगे और समझेंगे क्या विजन है। हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी, रामनिवास शाह जी, गजेंद्र यादव और इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।